गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा वो बेवरेज क्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और 2 इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्राफ्ट इंडिया के हम लोगों ने पढ़ा था। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्राफ्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्राफ्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें से एक बेवरेज क्राफ्ट के बारे में मैंने बताया था, जो एक बेवरेज क्राफ्ट के बारे में मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो था टी के बारे में एक्सप्लेन किया टी, और दूसरी बेवरेज क्राफ्ट कॉफी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और इनके प्रोड्यूसिंग स्टेट, प्रोड्यूसिंग कंडीशंस। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बेटे वो नॉन फूड क्रॉप पढ़ना है, और नॉन फूड क्रॉप में इंडिया में खासकर जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं बेटे वो बेसिकली जो नॉन फूड क्रॉप्स है दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एज ए रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। मैंने बताया था बेटा एग्रीकल्चर का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट, फूड तो मतलब मेन प्रोडक्ट मेन पार्ट है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड दिस इज द इनिशियल बेसिक पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड द फूड। बट इसके साथ भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था बच्चों कि फूड के अलावा हमारे एग्रीकल्चर का मेन पर्पस जो है वो बच्चों ढेर सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बच्चों रॉ मटेरियल का प्रोवाइड करना भी हमारे इंडस्ट्रीज का मेन काम है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना भी बच्चों दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मेन पर्पस जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो जो हमारे नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स हैं। तो नॉन फूड क्रॉप में अगर हम देखें बच्चों नॉन फूड क्रॉप में देखें तो हमारा जो मेन नॉन फूड क्रॉप्स हैं उसमें से पहला आप लोगों का जो बच्चों आता है वो आता है रबर। क्या आता है बच्चों? रबर आता है, रबर। और दूसरा आता है बच्चों रबर के बाद जो इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स है वो बेटा कॉटन आता है, और तीसरा बच्चों जो आता है वो जूट आता है। जूट भी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स में है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में हमें 3 क्रॉप्स पढ़ना है। पहला बच्चों हम लोगों को पढ़ना है रबर, दूसरा पढ़ना है कॉटन और तीसरा पढ़ना है जूट। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं रबर के बारे में। तो रबर बेटा रबर के बारे में अगर रबर के बारे में मैं डिस्कस करूं तो रबर बच्चों एक प्लांटेशन क्रॉप है। और मैंने बताया था क्रॉप के अंदर बच्चों प्लांटेशन है, ये क्रॉप नहीं है, प्लांटेशन है। मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ के बेटे जब रबर के प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं या लगाए जाते हैं तो इसे बेटे रबर प्लांटेशन कहते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ द रबर प्लांट आर ग्रोन इन ए वेरी लार्ज एरिया इन लार्ज अमाउंट, दैट इज नोन एज ए रबर प्लांटेशन। रबर प्लांटेशन का मेन पर्पस है टू गेन द रबर, एंड ये जो रबर होता है बेटे इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं कहूँ टायर वगैरह, ट्यूब्स वगैरह, दे आर ऑल द मेड अप ऑफ द रबर। एंड रबर का प्रोडक्शन जो होता है बेटे प्लांट का एक पार्ट होता है। प्लांट एक सीक्रेट मटेरियल होता है। प्लांट से एक वाइट कलर का एक मिल्क जैसे शेप में एक मटेरियल सीक्रेट होता है, और उस मटेरियल को ही क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के थ्रू हम क्या कहते हैं रबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो रबर के फॉर्मेशन में मैंने बताया कि रबर एक प्लांट का पार्ट है एंड इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द रबर इंडस्ट्रीज। एंड रबर इंडस्ट्रीज को आप लोग जानो बेटा तो इसे किलर इंडस्ट्रीज के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव एस्पेक्ट हम नहीं देखते, हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं। और पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैंने बताया कि रबर एक प्लांट का सीक्रेटेड मटेरियल पार्ट होता है विच इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द रबर इंडस्ट्रीज एंड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रबर प्रोडक्ट आर फॉर्म लाइक टायर्स, ट्यूब वगैरह ऑफ द व्हीकल्स। तो इस तरीके से रबर प्रोडक्शंस में अगर देखा जाए तो रबर प्रोडक्शन में बेटे हमारे कंट्री का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की फर्स्ट रैंकिंग है। तमिलनाडु में का रबर प्रोडक्शन बेटे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और मेघालय। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और द मेन रबर प्रोड्यूसिंग इसके बाद बच्चों मेघालय। These are the main rubber producing state of India. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, मेघालय
दीज आर ये बेटे जो समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं वहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन होती है। बेटे रबड़ के प्रोडक्शन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो 20 से 25 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। और एवरेज रेनफॉल बच्चों लगभग 200 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड एवरेज रेनफॉल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रबर। रबर के प्रोडक्शन के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। एंड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रबर। तो बच्चों इस तरीके से रबर प्रोडक्शन के बारे में हम बातें कर रहे थे। रबर प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो 2011 के डेटा के हिसाब से 2011 डेटा के हिसाब से बच्चों रबर प्रोडक्शन का इंडिया में वर्ल्ड में जो है वो 4th रैंक को होल्ड करता है। इंडिया इज होल्डिंग द 4th रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द रबर इन द वर्ल्ड। बेटे थाईलैंड, फिलीपींस जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रबर है। फिलीपींस, थाईलैंड, दीज आर वेरी मच लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर होते हैं। तो रबर के प्रोडक्शन के बारे में आई हैव एक्सप्लेन यू। इतना ही आपसे पूछता है क्या यूज है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, रिक्वायर्ड रेनफॉल क्या है, एंड किन किन कौन कौन से लीडिंग स्टेट है, और व्हाट इज इट्स यूज रबर के मतलब रबर प्रोडक्शन का रबर प्लांट के क्या प्रॉफिट है, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट क्या है, एंड इकोनॉमिकल प्रॉफिट क्या है। तो एज यू नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स के जो टायर ट्यूब्स होते हैं बेटे दे आर मेड अप ऑफ द रबर्स। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। That's why rubber is very important crops में plantation of, and ये रबर जो होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया बेटा कि ये लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों है। अब आज बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कॉटन के बारे में बात करेंगे। कॉटन के बारे में बात करते हैं। कॉटन बच्चों इंडिया का इम्पोर्टेंट नॉट फूड क्रॉप्स है, नॉन फूड क्रॉप्स है। नॉन फूड क्रॉप्स बेटे इंडिया के इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स हमारा बेटे कॉटन आता है। कॉटन इंडस्ट्री का मतलब इंडियन इंडस्ट्री का जो बैकबोन है बच्चों वो कह सकते हैं। वैसे तो बैकबोन ऑफ किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री का बैकबोन आयरन इंडस्ट्री को कहा जाता है या डायनेमिक इंडस्ट्रीज आयरन इंडस्ट्री को कहा जाता है। लेकिन बच्चों पहले बच्चों डायनेमिक इंडस्ट्रीज जो कहा जाता था वो कॉटन इंडस्ट्री को कहा जाता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेटा इंडिया की डायनेमिक इंडस्ट्री कहा जाता था। एंड आज़ादी के काफ़ी बाद तक भी डायनेमिक इंडस्ट्री कहा गया। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे बच्चों डायनेमिक इंडस्ट्री जो कहा जाता है वो आयरन इंडस्ट्री को कहा जाता है। तो किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस होता है बेटे वो आयरन इंडस्ट्रियलाइजेशन ही होता है। बट इंडिया में डायनेमिक इंडस्ट्री के रूप में क्या कहते हैं पहले कॉटन इंडस्ट्री को कहा जाता था। और कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है बेटे वो हमारा कॉटन मतलब कॉटन क्रॉप्स ही प्रोवाइड करती है। तो कॉटन एक इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है। और कॉटन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए बेटा इसे किंग ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। याद रखना बेटा कॉटन को किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। फाइबर्स किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। मतलब किंग ऑफ फाइबर बच्चों हम लोग किसे कहते हैं, कॉटन को कहते हैं किंग ऑफ एक तरीके से कहें स्ट्रिंग या फाइबर्स एज नोन एज ए हमारा कॉटन होता है। बच्चों कॉटन के प्रोडक्शन की मैं बातें करता हूँ। तो कॉटन प्रोडक्शन में बेटे इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एज वेल एज मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। कॉटन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो बेटा होता है गुजरात में होता है। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द गुजरात। यू नो दैट मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज बच्चों मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इंडिया की जो है मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इंडिया की गुजरात और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एज यू नो दैट फर्स्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई ब्रिटिश टाइम पे बच्चों आप लोग जानते हो कि इंडिया में पहली इंडस्ट्रीज जो एस्टेब्लिश की गई थी वो 1853 जिस साल रेलवे चलाया गया था उसी साल इंडिया में पहली इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की गई थी। और वो मतलब महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एस्टेब्लिश की गई थी और वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही थी।
तो इंडिया में जो बेटा पहली इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कि महाराष्ट्र गुजरात के महाराष्ट्र के मतलब मुंबई शहर में इस्टेब्लिश की गई थी 1853 में। दैट बिलोंग फ्रॉम द कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन की मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर सेंट्रलाइज्ड या लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। और कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसी वजह से कॉटन की मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। इतना बच्चों आप लोगों ने पढ़ा। फिर कॉटन के बारे में हम कुछ कंडीशन देखते हैं, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन देखते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए बेटा जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ कॉटन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो ज्योग्राफिकल प्रोडक्शन में बेटा ब्लैक सॉइल इज द फेवरेबल सॉइल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। बेटे कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फेवरेबल सॉइल होती है, इसी वजह से पॉपुलरली ब्लैक सॉइल को बच्चों कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। आई हैव एक्सप्लेन दैट ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुर या कॉटन सॉइल के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज द मेन क्रॉप ऑफ द ब्लैक सॉइल इज कॉटन एंड कॉटन ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस वजह से ये एरिया कॉटन के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल एरिया है। तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए पहली रिक्वायरमेंट चीज दैट इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज वेरी मच सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। तो याद रखना बच्चों, ब्लैक सॉइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ब्लैक कॉटन जो होता है, कॉटन को हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है और इसके लिए टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द कॉटन प्रोडक्शन के लिए बच्चों, द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द कॉटन प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन का प्रोडक्शन बेसिक मैं आपको बता दूं कि कॉटन का प्रोडक्शन के लिए 210 फर्स्ट फ्री यानी लगभग 6 से 7 महीने 6 to 8 मंथ का टाइम चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन एंड 210 फर्स्ट फ्री डेज मतलब साइनी डेज होने चाहिए जिसमें धुंध कोहरा नहीं होना चाहिए फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। ठीक है बच्चों, इसके लिए इसके बाद एवरेज रेनफॉल की हम क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। अभी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। तो कॉटन के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स बताए, आई हैव टोल्ड यू दैट ब्लैक सॉइल इज द फेवरेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत फेवरेबल सॉइल होती है, इस वजह से ब्लैक सॉइल को सब नेम ही बेटे कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से पूरा नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम दे दिया गया। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के लिए जरूरत होती है। इसके बाद बच्चों 210 कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब साफ मौसम वाले दिन चाहिए। ये लगभग 6 से 8 महीने की बेटे क्रॉप होती है। एंड इसके बाद इसके लिए जो एवरेज रेनफॉल है वो लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन के बारे में आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट दीज आर द फेवरेबल कंडीशन, दीज आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बेटा ये फेवरेबल या ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर द रिक्वायर्ड क्लाइमेट ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कॉटन के ये प्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेटा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और कॉटन टेक्सटाइल के लिए जो इंडस्ट्रीज के लिए जो क्लॉथ्स होते हैं बेटा, वो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, उनके लिए बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा कॉटन होता है। और कॉटन को हम लोग गेन करते हैं बेटा बाई द कॉटन क्रॉप। तो इस वजह से कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और इंडिया सबसे ज़्यादा बेटा जो इम्पोर्ट फॉरेन मनी जो एक्सपोर्ट में फॉरेन मनी एक्सचेंज गेन करता है वो कॉटन सेक्टर से ही, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही गेन करता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मिस्टर मुकेश अंबानी का नाम। तो मिस्टर मुकेश अंबानी के फादर जो मिस्टर धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने बेटे कॉटन का बिजनेस ही सबसे पहले स्टार्ट किया था। और आज भी बेटे आप लोगों ने अगर
बीमर, रिलायंस कपड़े का नाम सुना होगा। तो वो बेटे कॉटन, वो उन्हीं की कंपनियाँ, रिलायंस कंपनी की ही बीमल कपड़ा कंपनियाँ, जो कि जिसका कपड़ा काफ़ी फेमस है। तो बेटा गुजरात और महाराष्ट्र जो इंडिया की, महाराष्ट्र को खासकर बेटा इंडिया की कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल इंडिया की मुंबई कही जाती है, मुंबई कही जाती है। और मुंबई का सबसे बेस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो है कॉटन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो समझ सकते हो कि हमारे इंडिया के लिए कॉटन का क्रॉप्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो कॉटन के बारे में मैंने बताया, जोग्राफिकल कंडीशन, लीडिंग स्टेट। और इंडिया देखा जाए बच्चों तो इंडिया 2006-7 के रैंक के हिसाब से इंडिया 3rd रैंक को होल्ड करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। वैसे मैं आपको बार बार बता दूं बेटे, कॉटन का होम इंडिया को ही माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे आप लोगों ने बेटा पढ़ा था कि ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये सब के बारे में, ओरिजिन प्लेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहे थे कि इनकी ओरिजिन प्लेस कहाँ बेटा, अमेरिका है, यूएसए है। वैसे बेटे कॉटन का होम इंडिया को माना जाता है। इंडिया इज द होम ऑफ द कॉटन एंड इट इज बिलीव्ड दैट कॉटन फर्स्ट टाइम्स वाज डेवलप्ड इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया इट हैज डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये बेटा कॉटन हुआ, कॉटन क्रॉप के बारे में हुआ। बेसिक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है एंड कॉटन बेटे आप लोग जानते हो कि बेटा ये फ्लावर का एक फ्रूट्स का पार्ट होता है और फिर जब वो बेटा फटता है तो उसके अंदर से कॉटन, और कॉटन के अंदर बिनौले होते हैं, जो कॉटन के सीड्स होते हैं वो फंसे होते हैं, उनको हटाना, उनको हटाने के प्रोसेस को बिनोइंग कहते हैं। बिनोइंग इज द प्रोसेस सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम द कॉटन। और फिर इसके बाद जो बच्चा होता है वो कॉटन होता है। कॉटन से थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग आप लोग जानते हो कि कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले सबसे पहले थ्रेडिंग होती है, थ्रेडिंग के बाद वीविंग होती है, वीविंग के बाद डाइंग होती है, डाइंग के बाद स्टिचिंग होती है, यानी सेविंग ऑफ क्लॉथ देना, और फिर गारमेंट्स बन जाते हैं और गारमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं फॉर मी आल्सो एंड समझ आया। तो इस तरीके से बच्चों कॉटन इंडस्ट्री की ये डिफरेंट प्रोसेसिंग है। तो अब बच्चों कॉटन इंडस्ट्री के बाद कॉटन को बच्चों याद रखना, कॉटन को किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। कॉटन को किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये कॉटन की मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखना, क्लाइमेटिक कंडीशन याद रखना। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं जूट। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जूट के बारे में पढ़ते हैं, तो जूट के बारे में देखते हैं। तो जूट के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो जूट बेटा येलो कलर का होता है, इसी वजह से इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट को बेटा याद रखना, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से, जूट को बेटा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट इज नोन एज ए गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स येलो कलर। तो बच्चों जूट के प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जूट के प्रोडक्शंस में इंडिया बच्चों 2nd रैंक को होल्ड कर रहा है। इंडिया इज होल्डिंग द 2nd रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट। जूट के प्रोडक्शन में इंडिया बच्चों जूट के प्रोडक्शन में इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इंडिया 2nd रैंक को होल्ड कर रहा है। आफ्टर क्या नाम से बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ये बेटे नए जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के रूप में डेवलप हो रहे हैं। बट बांग्लादेश को जूट के प्रोडक्शंस का 1st रैंक कंसीडर किया जाता था। समझो कि वो भी कभी भारत का एक हिस्सा था। उस समय जब बांग्लादेश और भारत एक थे तो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया ही करता था। जूट का प्रोडक्शन इंडिया ही करता था। तो इस तरीके से जूट एक प्लांट का एक हिस्सा होता है, जूट प्लांट का एक हिस्सा होता है। और जूट के प्रोडक्शन में हमारे कंट्री का बेटा वेस्ट बंगाल, मेघालय, ये एंड सम पार्ट ऑफ बिहार ये है, लेकिन वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बेटा वेस्ट बंगाल में होता है, और उड़ीसा में होता है, मेघालय में होता है, असम के कुछ पोर्शन में होता है। दीज आर द जूट एंड बिहार का, साउथ एंड ईस्टर्न बिहार का भी पोर्शन में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। ये मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो बच्चों जूट के प्रोडक्शन जूट को बेटा हम लोग, ये भी मेन इंडस्ट्रियल क्रॉप होती है। इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कराती है बेटा। जूट जो है, जूट आल्सो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है, और जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का करती है। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया करता है बच्चों कि भारत के डिवीजन के समय, एट द टाइम ऑफ द 1947 के समय जब इंडिया का डिवीजन हुआ, एट द टाइम ऑफ 1947 व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, तो सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्टेड हुआ था? तो उसका रीजन मैं बता दूं बच्चों कि उस समय सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका जूट इंडस्ट्रियल सेक्टर था। उसका रीजन क्या बच्चों कि कोलकाता में रिसरा बेटा एक जगह है,
रिसरा से लेकर के कोलकाता तक लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर क्या कहते हैं लंबे और 3 किलोमीटर दायरे में ही सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड फ्रॉम रिसरा टू कोलकाता। रिसरा टू कोलकाता अप्रॉक्स 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस 90 किलोमीटर में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चौड़े और 90 किलोमीटर लंबे एरिया में बेटा जूट का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जूट को प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चों वाटर की जरूरत होती है और वो अवेलेबल हो जाता है हुगली नदी के किनारे। तो ये रिसरा टू कोलकाता बेटा हुगली नदी का किनारा होता है और यहीं पर बेटा मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज है, जबकि मोस्ट ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश में का एरिया जो कभी बेटा भारत का हिस्सा होता था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बेटा ईस्ट बंगाल के रूप में डिवाइड किया था। पहले ये पूरा बंगाल एक था, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल पूरा एक था, लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। 1905 में बाय द लॉर्ड कर्जन के थ्रू इट वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और बाद में बेटा ईस्ट बंगाल बिकम द पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं सेपरेट कंट्री बन गया। पहले तो ये बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया इन 1957। जूट बंगाल बिकम द क्या कहते हैं ईस्ट बंगाल बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। बच्चों 1971 में एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के समय बच्चों इंदिरा गांधी के समय मतलब हमारा ईस्ट बंगाल जो कि बांग्लादेश का ईस्टर्न पाकिस्तान बन चुका था, ईस्टर्न पाकिस्तान बन चुका था एट द टाइम ऑफ डिवीजन, वो बेटे ओरिजिनेट होकर एक नया कंट्री बन गया 1971 में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम पे कंसिडर करते हैं। तो जो इसका चटगांव एरिया जिस तरीके बच्चों इंडिया का कैपिटल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल हम बेटे मुंबई को कहते हैं, वैसे पाकिस्तान अपना कराची को कहता है, वैसे बांग्लादेश बेटे अपना चटगांव को अपना फाइनेंशियल कैपिटल कहता है। तो बेटा चटगांव का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जूट। तो यहीं पर जूट का प्रोडक्शन होता था और उसकी बेटा मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होती थी, और रिसरा टू कोलकाता के बीच में सिचुएटेड होती थी। लेकिन जब बेटे इंडिया का डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान, क्योंकि ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पाकिस्तान ने बच्चों हमारे देश को जूट देने से इनकार कर दिया। इसका रिजल्ट हुआ कि हमारी ढेर सारी इंडस्ट्रीज बेटे इन द लैक ऑफ द रॉ मटेरियल के लैक में ढेर सारी इंडस्ट्रीज बेटा खड़ी हो गई, बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया इन द लैक ऑफ द जूट। तो मतलब रॉ मटेरियल के रूप में तो इस तरीके से जूट इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी मच अफेक्टेड फ्रॉम द बाय द डिवीजन ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि विच इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डीपली अफेक्टेड, वाज ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो दैट वाज द वो सेक्टर बच्चों आप लोगों का कौन सा है, दैट इज द जूट सेक्टर। तो जूट के बारे में मैंने बताया कि जूट के ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब जूट के बटे में हम कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ लेते हैं कि जूट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो जूट के लिए बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन आप लोग जानते हो कि जूट को हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, हार्ड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है और टेम्परेचर बच्चे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। 25 से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है फॉर द जूट प्रोडक्शन के लिए। और इसके लिए बेटा रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर से ग्रेड